बात करते हैं लीवोडोपा की। आज हम पढ़ेंगे लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। लीवोडोपा एनोरेक्सिया, नोसिया और वोमिटिंग कोज करता है। ये तीनों जो है जीआईटी से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है। यदि हम बात करें कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इफेक्ट की, तो इसमें आएगा कार्डियक अरिथमिया इंक्लूडिंग टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स और रेयरली जो है एट्रियल फिब्रिलेशंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पोस्टुरल हाइपोटेंशन जो है बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये मुख्य रूप से असिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है। डिसकिनेसियासिस में बात करेंगे तो कोरियोएथेटोस्टोसिस ऑफ फेस, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज होगी वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में। और डेवलपमेंट होगा डिसकिनेसियासिस का, लेकिन ये डोज रिलेटेड होगा, डोज पर डिपेंड करेगा, कितना डोज दिया उसके हिसाब से एडवर्स प्रोड्यूस होगा। और बिहेवियर इफेक्ट की बात करी जाए तो मेंटल इफेक्ट्स में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे लीवोडोपा के साथ, जैसे कि डिप्रेशन का होना, एंजाइटी होना, एजिटेशंस, इंसोम्निया, सोमनोलेंस, कंफ्यूजन, डिलीशंस, हैलुसिनेशंस, नाइटमेयर्स, यूफोरिया और अदर चेंज जैसे कि मूड और पर्सनालिटी में चेंजेस, ये बिहेवियर चेंजेस से रिलेटेड है। लीवोडोपा देखा जाए तो फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्स, जिसे हम लोग ऑन ऑफ फिनोमिना भी कहते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन क्लिनिकल स्टेज आर रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ डोज। टाइमिंग ऑफ डोज के अनुसार से फ्लक्चुएशन करेगा रिस्पॉन्स में। मिसलिनियस एडवर्स इफेक्ट पे देखने को मिलेंगे लीवोडोपा के साथ, जिसमें माइड्रेसिस में अकर एंड मे प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ एक्यूट ग्लूकोमा इन सम पेशेंट। तो आप देख सकते हैं कि माइड्रेसिस भी अकर होता है, लीवोडोपा के एक एडवर्स इफेक्ट है, और ये एक्यूट ग्लूकोमा भी प्रोड्यूस करता है कुछ पेशेंट में। हालांकि लीवोडोपा के कुछ अदर एडवर्स इफेक्ट है जो कि रेयर है, इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा जैसे ब्लड डिस्क्रेसिस, एक पॉजिटिव कॉम टेस्ट विद द एविडेंस ऑफ द हेमोलाइसिस, हॉट फ्लशेस, एग्रीवेशंस या प्रेसिपिटेशन ऑफ गॉट, abnormality of a smell or taste, brownish discoloration of saliva, urine or vaginal secretions, peripism, mild 3 to 4 usually transient 3 to 4 elevation of the blood urea nitrogens, or serum transaminase alkaline phosphatase and bilirubin is also increases. So these are miscellaneous adverse effect. The questions: why levodopa preferably taken with food? इसे फूड के साथ मुख्य रूप से क्यों लिया जाता है? हम जानते हैं कि लेवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए या तो ड्रग्स को डिवाइडेड डोज में, और दूसरा होगा कि इमीडिएट आफ्टर मील्स, खाना खाने के जस्ट बाद में से लेना चाहिए। और इससे क्या होगा कि टोटल डेली डोज जो है वेरी स्लोली जो है वो इंक्रीज करेंगे। एंटासिड जो है वो 3 से 60 मिनट बिफोर लेना लेवोडोपा का, ये भी बेनिफिशियली देखा गया है। प्रश्न होता है कि प्रोमेथाजिन को लीवोडोपा थेरेपी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्यों? तो हम बात करेंगे कि वोमिटिंग हैज बीन एट्रीब्यूट टू द स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम but outside the blood-brain barrier. Fortunately, tolerance to this emetic effect develops in many patients. Antiemetics such as the phenothiazines should be avoided because they reduce the anti-Parkinson effect of levodopa and may exacerbate the disease. तो यहाँ हम देखेंगे कि एंटीमेटिक्स ड्रग जो है वो इसलिए इसके साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि एंटीमेटिक्स ड्रग्स वोमिटिंग सेंटर को सप्रेस करेगा
और वोमिटिंग सेंटर को सप्रेस करने के कारण लीवोडोपा का जो एंटी पार्किंसन इफेक्ट है वो भी कम होगा। इस कारण से डिजीज जो है वो बढ़ने के चांसेस होंगे, एग्जासेर्बेट होने के चांसेस हैं। तो हम अवॉइड करेंगे किसी भी एंटीमेटिक्स ड्रग्स को इसके साथ लेने के लिए। तो लीवोडोपा कोज कार्डियक अरिथमिया, लीवोडोपा से कार्डियक अरिथमिया होता है। इसका कारण है कि ये कैटेकोलामिन्स के फॉर्मेशंस को पेरिफेरली इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है मेंटल एडवर्स इफेक्ट ऑफ को कार्लिडोपा। यहाँ पे को कार्लिडोपा में दो ड्रग्स मिले हुए हैं, एक लीवोडोपा है और एक दूसरा ड्रग्स है जिसे हमने कहा था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ड्रग्स मिले हुए हैं, एक कार्बिडोपा और लीवोडोपा। इन दोनों को हम कहते हैं को कार्बिडोपा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि को कार्बिडोपा में दो ड्रग्स मिले हुए हैं, इससे मेंटल एडवर्स इफेक्ट अराइज होता है, जैसे कि टिपिकल असाइकोटिक एजेंट्स एंड risperidone are now available and may be particularly helpful in the contracting the behavior complication of levodopa। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेंटल एडवर्स इफेक्ट भी होता है को कार्लिडोपा से। को कार्लिडोपा जो है वो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। हमने यहाँ पे एंटीसाइकोटिक एजेंट्स लेते हैं तो ये डोपामिन के लेवल को या उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से जब हमने लीवोडोपा लिया तो डोपामिन का लेवल यदि इंक्रीज हो जा रहा है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डोपामिन के इफेक्ट को करने के लिए हमने डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुख्य रूप से अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट्स लिखने को आया है कि लीवोडोपा और पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कारण बताइए। इसका सिंपल सा कारण यही था कि पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज ये एक ऐसा एंजाइम्स है जो लीवोडोपा के कंसंट्रेशन को पेरिफेरली कम करता है। इसके बाद बात करेंगे लीवोडोपा का। तो लीवोडोपा कार्डियक अरिथमियाज भी कोज करता है। तो यदि ये कार्डियक अरिथमिया कोज करेगा, इससे अच्छा है कि उसके पेरिफेरल जो है इसका मेटाबॉलिज्म को रोक दिया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि लीवोडोपा जो है यदि वो पेरिफेरल ना रहे, ब्रेन के अंदर इंटर कर जाए, तो कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस कम हो जाएगा। और ब्रेन में ये कब इंटर करेगा? जब पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट, उसका इनहिबिटर कोई प्रेजेंट होगा। तो एक हम व्यू देखते हैं फिर से पीछे कि सपोज कीजिए ये लीवोडोपा है और हम बात करेंगे कि वो एंजाइम्स पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, यदि कोई इसको इनहिबिट करने वाला कोई ड्रग्स है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेट इनहिबिटर जैसा, तो ये लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म्स को पेरिफेरल में होने से रोकेगा। ये ब्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लीवोडोपा एंटर करेगा और इसके फलस्वरूप हम देखने को मिलेगा कि पेरिफेरल जो एडवर्स इफेक्ट थे वो कम दिखेंगे, क्योंकि लीवोडोपा ब्रेन के अंदर जा चुका है, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये पेरिफेरल में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें एक एडवर्स इफेक्ट था हार्ट पे। तो वो हमने देखा था कि वो कार्डियक अरिथमिया कॉज होता है लीवोडोपा को यदि अकेले लिया जाए, लेकिन यदि पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज के साथ लिया जाए जैसे कार्बिडोपा, तो लीवोडोपा का जो एडवर्स इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। हालांकि वाइड ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिकॉर्डेड किया जाता है लीवोडोपा से, जैसे डिप्रेशन होना, एंजाइटी, एजिटेशन, इंसोम्निया, सोमनोलेंस, कंफ्यूजन, डेलूशन, हेलुसन, नाइटमेयर्स, यूफोरिया, अदर मूड चेंज एंड पर्सनालिटी। तो ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट है वो ज्यादा कॉमन देखेंगे लीवोडोपा और पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेट इनहिबिटर का, क्योंकि ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट बताए ये ब्रेन में के कारण होता है। यदि ड्रग्स ब्रेन में ज्यादा इंटर करेगा तो आपको ये सब एडवर्स इफेक्ट देखेगा, और यदि ब्रेन में कम इंटर करेगा तो
तो फिर आपको कार्डियक अरिथमिया दिखेगा। तो पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज लेने के कारण लीवोडोपा ब्रेन में ज्यादा एंटर करता है, पेरिफेरल कम होता है। तो पेरिफेरल कम होगा तो कार्डियक अरिथमिया कम देखेगा, और ब्रेन में यदि ज्यादा एंटर करेगा तो ये सब एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ड्रग हॉलीडे। ड्रग हॉलीडे का मतलब यदि ड्रग्स का डिसकंटिन्यूएशन किया है हमने 3 से 21 दिनों तक, तो मे बी टेम्पोररी इम्प्रूव होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू द लीवोडोपा एंड एलिवेट सम ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे ड्रग हॉलीडे का मतलब 3 से यदि 21 दिन के लिए हम हॉलीडे करते हैं ड्रग्स का, तो फिर यदि उसके बाद यदि लीवोडोपा लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी कम देखने को मिलेंगे और रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा। पर ये बहुत ही लिटिल यूज होता है मैनेजमेंट ऑफ द ऑन ऑफ फिनोमिना, कि कभी लीवोडोपा का इफेक्ट आता है कभी नहीं आता है। और ड्रग हॉलीडे के कारण एक रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन या न्यूमोनिया या वेनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डिप्रेशन, ये सब कॉज हो सकता है यदि ड्रग्स को हमने डिसकंटिन्यूट कर दिया है 3 से 21 दिन तक। तो यहाँ पे ड्रग हॉलीडे को हम लोग लॉन्गर टाइम तक रिकमेंड नहीं करेंगे, कि यहाँ पे एक प्रॉफिट तो दिखता है कि ड्रग्स को हमने 3 या 21 दिन तक बंद किया, उसके बाद यदि फिर से यूज किया हमने ड्रग्स को लीवोडोपा को, तो उस वक्त हमें दिखेगा रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा मिलेगा और एडवर्स इफेक्ट भी कम मिलेंगे। लेकिन इस दरमियान 3 से 21 दिनों में प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि एस्पिरेशन या न्यूमोनिया या वेनस थ्रोम्बोसिस, या हम बात करें पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो ये सब बढ़ सकता है। इसीलिए लीवोडोपा को कभी भी हम लॉन्गर रिकमेंड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं लीवोडोपा को किसके साथ लेते हैं। पाइरिडॉक्सिन की बात करते हैं। पाइरिडॉक्सिन जिसे हम कहते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 जो है वो एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, उसको वो इनहांस करता है। तो यहाँ हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल डोज पे यदि पाइरिडॉक्सिन या विटामिन B6 देते हैं तो वो एक्स्ट्रा सेरेब्रल जो मेटाबॉलिज्म लीवोडोपा का वो इनहांस करता है, और इसका थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ अनलेस अ पेरिफेरल डी कार्बोक्सिल इनहिबिटर इज आल्सो टेकन, तो यहाँ पे इसका यूज है पाइरिडॉक्सिन का। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर, तो लीवोडोपा को उस पेशेंट पे नहीं देंगे जिसमें पहले से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए चलता है, या 2 वीक्स के तक वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब 2 वीक से ज्यादा डिसकंटिन्यू है तब देंगे। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए देने के 2 वीक्स के बाद आप लीवोडोपा दे सकते हैं, क्योंकि यदि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए और लीवोडोपा हमने साथ में दे दिया है तो हाइपरटेंशन क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर्स और लीवोडोपा को साथ में नहीं देते हैं, क्योंकि उससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस अराइज होता है। यहाँ हम बोल रहे थे कि लीवोडोपा को क्यों पाइरिडॉक्सिन के साथ नहीं देते हैं, या था पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेट इनहिबिटर taken along with levodopa when pyridoxine is used in between the treatment. Why is levodopa not preferably taken with the monoamine oxidase A? इन सब प्रश्न कहता अभी हमने देखा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे लीवोडोपा किसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइकिक पेशेंट में, क्योंकि ये मेंटल डिस्टरबेंस को बढ़ा देगा, एंगल क्लोजर डो ग्लोकोमा में, और मुख्य रूप से अब देखा जाए कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें भी हम बात करेंगे लीवोडोपा का। तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो है को अफेक्ट करेगा। कॉम्बिनेशन बात करेंगे तो कार्बिडोपा के साथ लीवोडोपा देते हैं, इससे कार्डियक डिसरिथमिया जो है वो थोड़ा सा स्लाइट होगा। पेप्टिक अल्सर में देखते हैं
तो यहाँ हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जो है वो ओकेशनली अकर होता है यदि दिया गया लीवोडोपा के साथ। बात करेंगे मैलिग्नेंट मेलेनोमा की, तो लीवोडोपा प्रिकर्सर है स्किन मेलानिन का। और कंसिबली यदि बात की जाए तो एक्टिव मैलिग्नेंट मेलेनोमा इट्स यूज should be avoided in patient with the history of melanoma और with the suspicious undiagnosed skin lesion। तो यहाँ हम बात करेंगे, इसको बिल्कुल हम मना करेंगे क्योंकि लीवोडोपा प्रिकर्सर माना जाता है स्किन मेलानिन का भी। तो इसको हम लोग मेलानोमा में या सस्पिशियस अनडायग्नोस्ड स्किन लेशन में यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं डोपामिन एगोनिस्ट की। डोपामिन एगोनिस्ट में अर्गोट डेरिवेटिव्स जिसे हम कहते हैं ओल्डर नॉन सेलेक्टिव ब्रोमक्रिप्टिन और परगोलाइड। नॉन अर्गोट डेरिवेटिव में बात करेंगे न्यूअर ड्रग्स प्रीबेडिल, रोपिनिरोल और प्रेमीपेक्सोल, ये दोनों को दोनों D2 एगोनिस्ट है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट का यूज, डोपामिन एगोनिस्ट जो है डायरेक्टली डोपामिन रिसेप्टर पे बाइंड करता है। और हम बात करेंगे कि लाइक लीवोडोपा अनलाइक लीवोडोपा इसको कोई भी एंजाइमेटिक कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने की, क्योंकि लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है, ये बॉडी में जाके डोपामिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है वो एक्टिव ही ड्रग है, लीवोडोपा की तरह प्रो ड्रग नहीं है। इसमें पोटेंशियल टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनने का चांस कम है और ये compete नहीं करता है अदर सब्सटेंस के लिए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ब्लड और अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ बात करेंगे ड्रग सेलेक्टिवली अफेक्ट्स सर्टेन डोपामिन रिसेप्टर may have more limited adverse effect than levodopa. There is no evidence that one agonist is superior to another. Individually patient however may respond to one but not another of these agents। तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में कौन सा सुपीरियर है कौन सा इन्फीरियर है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को कोई एक मेडिसिन ज़्यादा सुपेरिटी दे सकता है, दूसरा इन्फीरियरिटी देता है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करते हैं स्पेशली, ये अर्गोट डेरिवेटिव है और ये D2 एगोनिस्ट है और पार्शली ये D1 एंटागोनिस्ट माना जाता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं अब्जॉर्प्शंस की, तो ये वेरिएबल एक्सटेंट ऑब्जर्व होते हैं जाइटी ट्रैक से। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 1 से 2 घंटे में आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। और एलिमिनेशन की बात की जाए तो ये बाइल्स और फीसेस में एलिमिनेट होता है। ब्रोमोक्रिप्टिन में बात की जाए एडवर्स इफेक्ट की तो वोमिटिंग, हेलुसिनेशन, हाइपोटेंशन, नेजल स्टिफनेस, मार्क्स फॉल इन बीपी और डिस्किनेसियासिस जो है वो लेस प्रोमिनेंट देखता है एज लीवोडोपा। ब्रोमोक्रिप्टिन का इंडिकेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि गिवन लेट केसेस ऑफ लीवोडोपा, यदि लीवोडोपा का इफेक्ट नहीं आता है उस वक्त दे सकते हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन को हम लो डोज में स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम इसका डोज बढ़ा के 5 से 10 mg करते हैं 3 बार तक, हालांकि स्टार्टिंग में 1.25 mg ही करते हैं नाइट में। यहाँ हम तीसरी चीज देखेंगे इम्प्रूव कंट्रोल इन सूथेन, द एंड ऑफ डोजेज एंड ऑन ऑफ फ्लक्चुएशंस भी देखेंगे। परगोलाइड की बात की जाए तो ये अर्गोट डेरिवेटिव है, 10 गुना ज़्यादा मोर एक्टिव है ब्रोमोक्रिप्टिन से और ये D1 के साथ साथ D2 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है। यहाँ बात करेंगे परगोलाइड की, तो परगोलाइड का बहुत ही वाइडली यूज होता है पार्किंसन डिजीज में और मोर इफेक्टिव माना गया है ब्रोमोक्रिप्टिन से इन रिसीविंग द symptoms and sign of the disease, increasing on time amongst response fluctuator and permitting the levodopa dose to be reduced। तो परगोलाइड जो है वो ब्रोमोक्रिप्टिन से मोर इफेक्टिव माना गया। तो यहाँ पे देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, पोस्टुरल हाइपरटेंशन, नोसिया, सोमनोलेंस और फटीग, ये
जो है परगोलाइड के एडवर्स इफेक्ट है। इसके साथ साथ देखेंगे एसोसिएट होगा क्लिनिकल और सब क्लिनिकल वर्बर हार्ट डिजीज में भी ये देखा गया है। पीरीबेडिल का बात करें तो न्यूअर ड्रग्स है, एपोमॉर्फिन लाइक डीए एगोनिस्ट है और प्रोड्यूस होता है मोडेस्ट इम्प्रूवमेंट इन पार्किंसनिज्म स्पेशली इन ट्रिमर। ऑरली एफिकासी लेस है लेवोडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन से और मोर कॉमन यूज होता है सेरेबो एक्टिव ड्रग्स के रूप में। रोपिनोरोल्स की बात की जाए या प्रामीपेक्सोल की बात की जाए तो रिसेंटली डेवलप्ड नॉन अर्गोलिन है। एक्शंस की बात की जाए तो D2 D3 एगोनिस्ट हो गया। लिटिल और नो इफेक्ट होता है D1 रिसेप्टर में और नन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है। रोपिनिरोल्स की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन जो है रैपिड है, डिस्ट्रीब्यूशन 40% तक है। मेटाबॉलिज्म जो है तो देखेंगे कि हेपेटिक CYP A2 टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होता है और एलिमिनेशन की बात की जाए तो T-हाफ इसका 6 घंटे का है। रोपिनिरोल्स और प्रामीपेक्सोल जो है उसका एडवर्स इफेक्ट नोसिया, डिजनेस, हेलुसिनेशन, पोस्टल हाइपोटेंशन और डे टाइम स्लीपनेस देखा जाता है। रोपिनिरोल्स और प्रामीपेक्सोल्स की डोज की बात की जाए तो रोपिनिरोल्स का जो स्टार्टिंग डोज है वो 0.25 है। TDS मतलब दिन में 3 बार देते हैं और टाइट्रेटेड होता है 4 to 8 मतलब 0.25 से इंक्रीज करते हुए डोज को बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद 4 से 8 mg तक ले जाते हैं और अर्ली में 1 से 2 mg ही काफ़ी होता है इसका डोज। तो हम टाइट्रेटेड डोज करेंगे 0.25 mg से 3 बार देंगे और धीरे धीरे इसका डोज इंक्रीज करते हुए 4 से 8 mg ले जाएंगे। प्रामीपेक्सोल का भी स्टार्टिंग जो 0.125 mg है TDS और टाइट्रेटेड करेंगे इसका डोज बढ़ा के 0.5 से 1.5 mg TDS तक मतलब दिन में 3 बार तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज में कंपेरिजन देखते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन और रोपिनिरोल्स या प्रामीपेक्सोल में दोनों अर्गोल एक ब्रोमोक्रिप्टिन अर्गोल डेरिवेटिव्स है और बाकी जो है वो नॉन अर्गोल डेरिवेटिव है। ब्रोमोक्रिप्टिन जहाँ पोटेंट D2 एगोनिस्ट और पार्शियल D1 एंटागोनिस्ट है, वहीं पे रोपिनिरोल्स जो है वो सिलेक्टिव D2 D3 एगोनिस्ट है और ब्रोमोक्रिप्टिन में GIT सिम्टम्स जो है ज़्यादा दिखेंगे और रोपिनिरोल्स में GIT सिम्टम्स जो है कम दिखेंगे। यहाँ बात करेंगे डोज टाइट्रेशन फॉर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव इन सेवरल मंथ। काफ़ी मंथ लगेगा यदि हम लोग टाइट्रेटेड डोज तक पहुँचते हैं, डोज को धीरे धीरे पहुँचाते हैं, लेकिन यहाँ पर डोज टाइट्रेशन फॉर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव इन 1 to 2 वीक्स। मतलब टाइट्रेटेड डोज का मतलब कि डोज को यदि बढ़ाते हैं तो 1 या कुछ महीनों तक लगेगा उसके एडवर्स इफेक्ट में इंप्रूवमेंट होने का। बात करते हैं एपोमॉर्फिन की, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा विश्राम।